गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए देखिए, अभी आप में से आधों को तो ये भी पता नहीं होगा कि हमारी लास्ट क्लास कब लगी थी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट डे हमारा साइंस का एग्ज़ाम था और उससे एक दिन पहले हमारा लॉकडाउन लग चुका था। तो हम बिल्कुल स्टार्ट वहीं से करेंगे, साइंस की क्लास से। तो देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ने ये तय नहीं किया कि कितना परसेंटेज आपका सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार की कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सारे इंपॉर्टेंस चैप्टर हैं उनको एक बार लेने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी आने वाली जो क्लास है 11-12 उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस वो साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यही कहना है कि आप साथ में अपना एक नोटबुक और आपकी जो बुक है वो लेके बैठ जाइए, ताकि उसमें जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसको आपको टॉपिक दर टॉपिक को नॉलेज भी होता रहेगा और साथ में आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगी, और कोई ऐसी चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट लगती है वो चीज़ आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जब हमारी स्टडी चलेगी तो मेरा ये कहना है कि आप सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपकी स्टडी काफ़ी लेट हो चुकी है और दूसरा ये कि अभी तक स्कूल ओपन होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो आपकी आगे की जो स्टडी है वो काफ़ी सुचारू रूप से चल पाए। हम काफ़ी धीरे धीरे इस तरह से स्टडी करेंगे, लेकिन हो सकता है हम सारा का सारा जो आपके पास सिलेबस जो हमारे पास आएगा, जिस तरह से हमारे पास हिंदी है, हमारे पास संस्कृत है, सोशल साइंस है और हमारे पास जो साइंस है, तो साइंस के तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक बार की तो होगा, तो मैं आपको नॉलेज के लिए सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही हिंदी जो हमारी ग्रामर होती है, संस्कृत की जो हमारी ग्रामर है उसकी स्टडी भी मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करवा दूंगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ने का प्रयास करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और साथ में आप अपनी नोटबुक और कोई भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है या कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि तुरंत आपकी समस्या का सोल्यूशन किया जाएगा या फिर नेक्स्ट डे आपकी क्लास के अंदर उसको डिस्कस किया जाएगा। और बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम फ्रीली होकर पढ़ाई करिएगा, साथ में अपनी नोटबुक रखिएगा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती वो दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम रेडी होते हैं, कम टू द पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं 10th क्लास की। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ मैं आपसे कहने वाला नहीं हूँ। डोंट वरी, आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स मोड के अंदर आप स्टडी कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम 10th क्लास की स्टडी करते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। 10th क्लास की हम साइंस लेने वाले हैं सबसे पहले। तो हम कौन सा चैप्टर सबसे पहले लेंगे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी नेक्स्ट जो अपर क्लास है उनके लिए। तो देखिए, इसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन से हम एक चैप्टर उठाते हैं, यानी आपका चैप्टर 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आने वाली जो आपकी अपर क्लास है जिसमें आप आगे जाके साइंस, मैथ्स या बायो लेंगे, तो उसके अंदर केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इस जो साइंस के अंदर जो आपका 8 चैप्टर है, चैप्टर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो चैप्टर 8 जो आपका है, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए भी क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर ही पूरी आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो टिकी हुई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नोमेनक्लेचर है, हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसी चैप्टर से। तो यही चैप्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अब देखिए, कार्बन के बारे में सबसे पहले तो आपने लास्ट ईयर क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, 9th के अंदर, 8th के अंदर, कि कार्बन जो होता है वो अर्थ के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं। कार्बन जो होता है वो हमारे पास एक्चुअली नॉन मेटल होता है, उसमें मेटल की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, लेकिन अर्थ के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन से बनी है, और कार्बन के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। यानी आप जैसे देखते हैं कि खाने के अंदर आप जैसे गेहूँ खाते हैं, जिसको अपन वीट कहते हैं, वीट से हमें ग्लूकोज मिलता है बॉडी के लिए, और ग्लूकोज जो मिलता है हमें
उस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसके अंदर कार्बन है। यानी हमारे डेली यूज की जितनी भी सारी चीज़ें उन सबके अंदर मोस्टली कार्बन एलिमेंट पाया ही जाता है। ये अब चीज़ आपको देखनी है। तो कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। लास्ट ईयर आपने इसके बारे में स्टडी की थी कि कार्बन का जो कंपाउंड है वो पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, साथ ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट क्या है, साथ ही इसका ये कितने आइसोटोप है इसके और कितने आइसोबार्स है, इन सब के बारे में हमने स्टडी की थी। लेकिन एक बार और हम इसे यहाँ लेने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये पूरा चैप्टर जो है हमारे कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्काइन और एल्किन से रिलेटेड है। तो अब हम स्टडी करते हैं आगे हमारे इसी टॉपिक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। तो आपके चैप्टर के अंदर जो शुरुआत जो इसकी हिस्ट्री है कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो वो शुरू होती है हमारी विटल फोर्स थ्योरी से। विटल फोर्स थ्योरी। अब देखिए विटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले विटल फोर्स थ्योरी, तो विटल फोर्स थ्योरी हमारी ये कहती है कि जितने भी सारे कार्बन हैं या कार्बनिक कंपाउंड हैं इनको हम लैब के अंदर नहीं बना सकते। यानी लैब के अंदर तो हम इसको बना ही नहीं सकते। अब ये बनते किससे हैं? तो इनका ये कहना था, हालांकि ये जो थ्योरी थी वो थ्योरी 1815 के अंदर बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी थी और उसका ये कहना था कि जितने भी कार्बन या कार्बनिक कंपाउंड हैं इनको हम लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। तो अब ये बनते कैसे हैं? तो इनका ये कहना था कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने लास्ट ईयर पढ़ा होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें डिफरेंट आपको करना था। एक इंडेक्स बना रखी थी आपके चैप्टर के अंदर, 5 चैप्टर के अंदर, आपको याद हो। तो उस चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, यानी यहाँ पे भी हम उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनसे ही कार्बनिक कंपाउंड बनता है, इनका ये कहना था। और कार्बनिक कंपाउंड का हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो विटल फोर्स थ्योरी का यही कहना था जो 1815 के अंदर बर्जिलियस ने दी थी। उनका ये कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, हम उससे लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें क्या मिल रहा है? कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बन और कार्बन की जितने भी सारे कंपाउंड है इनका जो हम स्टडी करते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। यानी ऐसी ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऐसी ब्रांच जिस ब्रांच के अंदर कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में स्टडी की जाती है, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैंने आपको बताया था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इसी की चैप्टर के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ एक नोमेनक्लेचर आएगा, आगे सारे जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनका नोमेनक्लेचर आप इसी चैप्टर से सीखेंगे। तो चलिए हम स्टडी करते हैं मेन। अब मेन टॉपिक पे हम आते हैं। तो विटल फोर्स थ्योरी आपने देख लिया। अब आप देखिए कि ये जो काफ़ी इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी विटल फोर्स थ्योरी, काफ़ी टाइम तक चली है लगभग, यानी अपने ये कह सकते हैं कि लगभग ये जो थ्योरी है लगभग 13 ईयर तक ये थ्योरी 13 ईयर तक ये थ्योरी हमारी चली। और उसके बाद एक वॉलर नाम का साइंटिस्ट आया। तो कौन सा साइंटिस्ट आया? वॉलर। वॉलर नाम का साइंटिस्ट 1828 के अंदर आता है और वो ये कहता है, अब वो तो एक्चुअली देखिए मैं उसकी हिस्ट्री आपको बता दूं, वो लेबोरेटरी के अंदर कुछ और चीज़ बना रहा था, लेकिन उसका ये पता नहीं था कि वो बनाने क्या जा रहा है। और इसी बीच प्रोसेस के अंदर कोई ने एक कार्बनिक कंपाउंड बन जाता है, और वो जो कार्बनिक कंपाउंड बनता है उससे पता चल। हाँ, तो देखिए हमने विटल फोर्स थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। अब उसके बाद एक वॉलर नाम का साइंटिस्ट जो 1828 के अंदर आता है, 1828 के अंदर वॉलर नाम का एक साइंटिस्ट आता है और वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर कोई एक प्रैक्टिकल कर रहा होता है। और इसी बीच उसे पता चलता है कि एक ऐसा कंपाउंड उसके सामने बन के आता है, और उसने पता किया तो पता चला कि वो एक कंपाउंड जो था वो कार्बनिक कंपाउंड था। यानी उसने जो कंपाउंड बनाया था आपकी स्टडी के अंदर वो दे रखा है यूरिया। और यूरिया जो होता है उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन। यानी यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों कंपाउंड से मिलकर होता है। इसके अंदर कार्बन आता है, इसलिए ये कार्बनिक कंपाउंड कहलाता है। अतः वॉलर ने एक ऐसा प्रयोग किया
जिसके अंदर ऐसा प्रैक्टिकल किया जिसके अंदर एक फर्स्ट जो कार्बनिक कंपाउंड था, यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड था उसकी फॉर्मेशन किसने किया लेबोरेटरी के अंदर, तो सबसे पहले वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन लेबोरेटरी के अंदर किया। अब यूरिया का फॉर्मेशन होने के बाद जो हमारी थ्योरी चली आ रही थी विटलफोर्स थ्योरी, विटलफोर्स जो थ्योरी हमारी चली आ रही थी वो थ्योरी पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी थी। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर किस प्रकार से हमारे सामने यूरिया बना था, तो उसकी पूरी प्रोसेस को हम देखना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 कंपोनेंट लिए थे और वो कोई और प्रैक्टिकल कर रहा था, लेकिन उस प्रैक्टिकल में उसने कौन कौन से कंपाउंड लिए थे और कौन कौन से रिएक्टेंट लिए थे, तो वो आप देखिए। सबसे पहले उसने रिएक्टेंट लिया था अमोनियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम सल्फेट, और साथ ही उसने लिया था पोटेशियम साइनेट यानी 2KCNO। ये उसने कंपोनेंट लिए। ये 2 रिएक्टेंट हम इसको कह सकते हैं, यानी जो हमारी इक्वेशन होती है, यानी हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के इस तरफ जो हमारा पार्ट होते हैं वो सारे रिएक्टेंट कहलाते हैं और उस तरफ जो हमारे पास सामने बन के आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर अब वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट और ये जो हमारे पास पोटेशियम साइनाइड जो था, इस पोटेशियम साइनाइड को हीट दी, यानी इसको गर्म किया। तो गर्म करने के बाद जो इसके कंपाउंड है वो टूटते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि NH4 जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर, सल्फेट के पास नेगेटिव चार्ज होता है। पोटेशियम जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और CNO जो होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव वाले चार्ज से रिएक्शन करता है और फर्स्ट वाला जो रिएक्टेंट है उसका नेगेटिव जो पार्ट होता है वो सेकंड वाले के पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करता है। यानी हमारे सामने जो कौन सा, हम ये कह सकते हैं हमारे सामने कौन सा प्रोडक्ट बन के आएगा, तो आप ये देखिए NH2 कितने हैं, 2, तो 2NH2, NH4, 2NH4 हो चुका है हमारे पास। इसको हम अलग नहीं करेंगे, एक साथ लेंगे। साथ में यहाँ से ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो इस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, तो CNO। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये अमोनियम था और ये हमारे पास साइनेट था, तो ये हमारे पास अमोनियम साइनेट बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, ये पोटेशियम कितने थे, 2, पोटेशियम के कितने मोलिकुलर है, 2, तो ये हम इसको कह सकते हैं K2। साथ में उधर क्या बचा हमारे पास, SO4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। अब इस पोटेशियम सल्फेट को तो यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ से वापस उठाइए। अब वापस इस रिएक्टेंट को, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसको वापस रिएक्टेंट माना और उसको और ज़्यादा हमने हीट दी। तो हीट देने के बाद ये जो है ये वापस अपने कार्बनिक कंपाउंड में जुड़ चुका है, टूट चुका है। तो आप देखिए सबसे पहले ये रिएक्शन कौन सी हो जाती है हमारे नॉलेज के लिए, हालांकि हमारी बुक के अंदर नहीं दे रखा है लेकिन नॉलेज के लिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखिए, ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट और फिर हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिलकर बनते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो रिएक्टेंट है वो इस जगह रिप्लेस हो गया, ये रिएक्टेंट इस जगह रिप्लेस हो गया, यानी इसको अपन कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि जब किसी 2 हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनके जो आपस में मोलिकुलर है वो आपस में एक दूसरे की जगह डिस्प्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब इसको और ज़्यादा हीट दी गई, तो हीट देने के बाद आप देखिएगा हमारे पास, जी बिल्कुल आप देखिएगा ये हमारे पास NH4CNO। अब ये 2 मोलिकुलर है, यानी इस पूरे कंपाउंड का ये जो पूरा जो प्रोडक्ट है उसके 2 मोलिकुलर है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए 1 मोलिकुलर अपन लेते हैं NH4CNO और इसको हम क्या देंगे, हीट देंगे, यानी इसको हम और ज़्यादा गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद देखिए इसमें आप N कितने आ गए, ये 2, तो आप और हाइड्रोजन कितने, 4, तो एक नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास चैप्टर बनेगा NH2। नेक्स्ट ये कितना है, C, तो C कार्बनिक कंपाउंड है इसलिए हम इसको बीच में रखते हैं, प्लस ये जो O है हमारे पास, ये O भी इसके साथ जुड़ चुका है। फिर हमारे पास क्या बचा, एक N ये था और ये हमारे पास कितने हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हमारे पास लेस होते हैं, तो NH2। इस तरह से हमारे पास यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। ये जो है हमारे पास यूरिया का ही फॉर्मूला है।
लेकिन यदि स्ट्रक्चर बनानी हो तो यूरिया की एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है। इसमें जो कार्बन होता है वो एक जो कार्बन होता है दोनों तरफ NH2 जो अपने पास ग्रुप होता है उससे जुड़ा रहता है और नीचे वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारे पास यूरिया के फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस थी जो वॉलर ने लेबोरेटरी के अंदर 1828 के अंदर की थी। और इसी तरह से हमारे पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी के अंदर बनने वाला कौन सा था, तो वो हमारा यूरिया था। और किसने बनाया था? वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 के अंदर बनाया था। और इसके प्रयोग से, इसके प्रैक्टिकल से विटलफोर्स जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास तो हो चुका है, इसलिए वो जो थ्योरी थी हमारे पास पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट अब अपन टॉपिक लेते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन देखिए, तो सबसे पहले तो हम लास्ट ईयर की क्लासों में जाते हैं। तो कार्बन क्या होता है ये मैं मिटा दूं पूरी तरह से। उसके बाद आप देखिएगा अब अपन स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में। तो देखिए कार्बन के बारे में हमने लास्ट ईयर की क्लासों के अंदर पढ़ा था कार्बन। तो देखिए पहला पॉइंट जो है वो हम ये लेंगे कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, इसका यानी एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का। तो आप ये देखिए कि आपने जो पीरियोडिक टेबल देखी थी तो उसमें कौन से नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, अब देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन और कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी ये कौन से नंबर पे आया? 6 नंबर पे। यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो कितना होता है? 6। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर की क्लासों में कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए, यानी परमाणु बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जस्ट डबल कर देते हैं। तो एटॉमिक जो वेट है हमारे पास वो कितना हो जाएगा? 12। हालांकि ये मोस्टली सभी केसों में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट है हमारे पास है, कुछ एक्सेप्शन जिसको हम कह सकते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे सोडियम हमारे पास है, तो सोडियम के अंदर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि सोडियम हमारे पास 11 नंबर पे आता है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 23 होता है, जबकि एक्चुअली होना कितना चाहिए? 22, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका एटॉमिक वेट कितना हो गया? 12। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कौन से साइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए कार्बन जो है वो कार्बन का हम जो फर्स्ट जो हमारे पास लेटर है यानी सी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट हम लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में मैं लास्ट ईयर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कार्बन, और कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। यानी जितने उसके अंदर एटॉमिक, जिसका उतना किसी कंपाउंड का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किस टाइप से अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्लास आप डिवाइड कर दो 1 2 3। 1 क्लास के अंदर एक ही रहेगा, 2 के अंदर 2 रहेंगे, 3 के अंदर 3 रहेंगे। अब इसके अंदर आपको ऑर्बिट सेट करना है। तो फर्स्ट 1 के अंदर कौन सा ऑर्बिट सेट होगा? S, और सेकंड के अंदर 2s और 2p, 3 के अंदर 3s 3p और 3d। अब आप देखिए ऑर्बिट के अंदर कितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास s ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p जो ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d जो हमारे पास ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब तक हमारे पास फर्स्ट जो क्लास है वो कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें दूसरी क्लास के अंदर नहीं आना है। और जब दूसरी क्लास कंप्लीट हो जाए, दूसरी की यानी जो p ऑर्बिट है वो भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें थर्ड क्लास पे आना है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन बनने की कोशिश कीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखिए 1 के अंदर अभी हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 के अंदर हमने भर दिया कितना? 2 इलेक्ट्रॉन।
फिर ये कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि एस के अंदर 2 ही आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड के अंदर हम यहाँ पे भी 2 भर देंगे, ये भी हमारा एस के अंदर कंप्लीट हो चुका है, एक्स के अंदर मैक्सिमम 2 ही आएंगे। और पी वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब आप देखिए टोटल 2 एंड 2 4 तो हो चुके हैं, हमारे पास टोटल कितना था 6, तो 6 हमारे पास टोटल था, तो बचे कितने हमारे पास 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम 2p वाले ऑर्बिट के अंदर भर देंगे। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमारे पास ये है, यानी 1s2 2s2 और 2p2। अब आप ये देखिए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। आप और भी सारी हमारे पास जितने भी सारे, जैसे ये ले लीजिए आप, ये कार्बन है हमारे पास, ये नाइट्रोजन है हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, आप ऑक्सीजन का ले लीजिए, तो ऑक्सीजन का जब आप एग्जांपल लेंगे, अब जब ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब उसको कैसे करेंगे, 1s 2s 2p और 3s 3p और 3d। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मैक्सिमम, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अब p के अंदर तो आप देखिए बचे कितने टोटल 2 एंड 2 4 तो हो चुके हैं हमारे पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। और p के अंदर तो मैक्सिमम हमारे पास कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, 4 आ चुके हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब आप देखिए नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है हमारे पास, वो लेंगे हम वैलेंसी का, कि वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी का मतलब अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए वैलेंसी का मतलब ये होता है कि जो कोई भी हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसकी आउटर मोस्ट सेल का मतलब ये होता है कि जब उसका सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट ना हो, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर और जोड़ेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। तो आप देखिए कि 1s वाली जो क्लास थी, यानी 1 की क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है, 2s वाली क्लास कंप्लीट, 2 वाली जो क्लास है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि 2 तो पूरा हो चुका है, लेकिन 2p वाला हमारे पास बाकी है। अब आप ये देखिए कि 2p वाले जो हमारे पास कितने 4, जबकि p के अंदर कितने आने चाहिए 6, तो इसके पास कितने की कमी है 2 की कमी है। तो अब आप देखिए सिंपल सा है इसका समझने का वैलेंसी का, कि यानी हमारे पास जैसे ऑक्सीजन एक कंपाउंड था, ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन जो हमारे पास एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो गैस है, तो उस ऑक्सीजन गैस के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे निकाल लिया। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल, आउटर का मतलब ये होता है सबसे बाहर वाली। तो देखिए ये तो अंदर वाली हो गया हमारे पास 1s2, ये तो अंदर वाली हो गई, और 2s2 2p जो 4 है ये इसकी सबसे आउटर मोस्ट सेल हो गई। आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं वो उसकी एक्चुअली वैलेंसी कहलाती है। तो आप ये देखिए 2s2 और 2p4, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की और हमें नीड है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की हमें नीड है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन और अगर इसके पास आ गए तो ये जो पूरा एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन, ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। यानी ना तो अब इसको देने की जरूरत पड़ेगी और ना इसको लेने की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसका जो वैलेंसी है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2। अब आप ये देखिए कि आपने साइन देखा होगा कि वैलेंसी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन आते हैं, तो वो कैसे आते हैं। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन जो है उसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो 2 और 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। और जब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसको 2 ही चाहिए, तो ऐसे तो नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा और फिर उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं, क्योंकि ये बड़ा आदमी है। तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, फिर अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। तो जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई -2, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। और बहुत सारे ऐसे क्या होता है कि जिनके जैसे मान लीजिए कि जैसे जिनके पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही है। अब 3 इलेक्ट्रॉन ही उनके पास है, लेकिन उनको अपना जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन ही है, अब उसको चाहिए कितने 5 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो जब उसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ज़्यादा चाहिए, जबकि उसके पास कम है, तो सबसे पहले उसको अपने वाले देने पड़ेंगे। और जब वो अपने वाले इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी उसका +3, क्योंकि वो दे रहा है। फिर उसके बाद उसको सामने वाला अगला जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको देगा। तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब अपन स्टडी करते हैं
हमारा जो टॉपिक था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन ने निकाल लिया था। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना था, 1s2, 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो गई, 2s2, 2p2। अब 2p2 जो हमारी है आउटर मोस्ट सेल, अब आप देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमको चाहिए कितने, 8। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन और कम पड़ रहे हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे तो इक्वल वाला सिस्टम है, तो इक्वल वाला सिस्टम है तो अब चाहिए इसको, क्योंकि इसको अपना स्टेबिलिटी पूरी करनी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये सबसे पहले इसकी वैलेंसी कितने हो गई, 4, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन पहले देने पड़ेंगे, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, +4। अब आप ये देखिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वल वाली कंडीशन है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसकी वैलेंसी -4 भी हो सकती है। यानी कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं तो +4 और -4 हम इसको दोनों तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो रिप्रेजेंट की जाती है वो आपकी +4 वाली वैलेंसी जो है वही रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखेंगे इसकी 4 जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो अब ये किस प्रकार से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है, तो बिल्कुल हम इसकी स्टडी लेके चलेंगे। और बहुत सारे एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं उनके सबके अंदर कार्बन जो है वो स्टेबल है और कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी कर रखी है। तो सबसे पहले हम आपकी बुक से ही एग्जाम्पल उठाएंगे कि कितने एलिमेंट के साथ ये अपना रिएक्शन कर सकता है और कितने एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग करके और स्टेबल हो सकता है। तो देखिए अपन 5 पॉइंट लेते हैं इसके। ये जो वैलेंसी जो होती है, अब ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी देखिए आप सबसे पहले जो ऑक्सीजन होता है, आपने ये देखा होगा ऑक्सीजन को अपन O से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली O नाम का कोई एलिमेंट हमारी अर्थ के ऊपर नहीं पाया जा सकता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है क्योंकि इसका ऑक्टेंट पूरा नहीं है। ऑक्टेंट का मतलब हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के देखा था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कभी पूरा नहीं होता, इसलिए ये स्टेबल है ही नहीं। और अर्थ में ऑक्सीजन नाम का यानी मोनो ऑक्सीजन नाम का कोई भी कंपाउंड अर्थ या एलिमेंट या कोई भी मेटल या कोई भी गैस अर्थ के ऊपर नहीं पाई जा सकती। और हम जिससे ऑक्सीजन कहते हैं वो O2 होती है, क्योंकि ये इसके साथ अपनी वैलेंसी को शेयर कर लेके और अपना स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेती है। तो इसी तरह से कार्बन का भी यही चक्कर है। तो कार्बन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आप देखिए कार्बन की स्टेबिलिटी, कार्बन कितने टाइप से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं कि जैसे ये कार्बन है, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो हमने 4 डायरेक्शन के अंदर इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर दिया। यानी इसकी वैलेंसी जो 4 डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट की, यानी 4 एलिमेंट इसके साथ ऐड होके और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। यानी कार्बन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है इसके आउटर मोस्ट सेल में, अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखिए यानी एक ये इस डायरेक्शन में जुड़ चुका है, तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, हाइड्रोजन के पास। तो हमने यहाँ देख लीजिए हमने इसको हाइड्रोजन से जोड़ दिया, हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे भी हमने इसको हाइड्रोजन से जोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने इसको हाइड्रोजन से, और यहाँ पे भी हमने इसको हाइड्रोजन से जोड़ दिया। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी CH4, यानी ये हमारे पास क्या बन गई, मेथेन गैस बन गई। ये हमारे पास मेथेन का फॉर्मेशन हो चुका है, तो CH4 हमारे पास बन गई है। हम यहाँ पे कोई और भी ले सकते हैं और बिल्कुल ले सकते हैं हम आगे नेक्स्ट। तो यानी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये अपनी एक एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करके और हमारे पास ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। और जब ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा तो उसके बीच में जो फॉर्मेशन होगा वो सिंगल बॉन्ड का होगा, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जिनके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो बिल्कुल ऐसे कंपाउंड के साथ भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास कार्बन है, अब इसकी टोटल कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। तो हमने एक वैलेंसी को इधर रिप्रेजेंट कर दिया, एक वैलेंसी को इधर रिप्रेजेंट कर दिया, अब 2 वैलेंसी को इधर रिप्रेजेंट कर दिया। यानी हम यहाँ तो हमने डिस्कस किया था सिंगल बॉन्ड के बारे में, यहाँ हम डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड के बारे में। तो आप देखिए ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा H, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। यहाँ पे भी हमने इसको हाइड्रोजन से ऐड कर दिया। अब उसके पास देखिए कार्बन को एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, अभी तो हमने डिस्कस किया था 2 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होते हैं, या तो किसी के पास है या किसी को चाहिए। तो हम दोनों में से उन दोनों कंडीशन में कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है।
तो ये यहाँ पे हमने इसको ऑक्सीजन से ऐड कर दिया। अब पूरा सिस्टम में आपको एक बार पोस्टमार्टम करके समझा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए मैं ये कैसे ऐड हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन जो है वो 1 नंबर पे आता है एटॉमिक टेबल के अंदर, जो हमारे पीरियोडिक टेबल होती है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1। कार्बन जो आता है वो हमारे पास 4 तो इसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये 6 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकालेंगे तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो 1s1 ही आएगा, और ये इसका s भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके आउटर मोस्ट सेल में? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास कितना है? 1। तो इसको कितने की नीड है? 1 की नीड है, इसको 1 इसको चाहिए। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो इसको कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए इसकी पूरी स्ट्रक्चर को मैं आपको एक बार पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ये देखिए कार्बन, इसको 4 चाहिए, यानी 4 ऑलरेडी इसके पास है। तो ये मान लिया ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑलरेडी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? H, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। मैं वही स्ट्रक्चर आपको वापस दोबारा रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमारे पास देखिएगा ऑक्सीजन हमारे पास जुड़ा है। तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताइए, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं 1s2 में। तो हमारे पास जो सेकंड वाली क्लास है, उस सेकंड वाली क्लास के अंदर क्या बचा? 2s2 2p4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में? बोलिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब आप देखिए इस कार्बन को अपने कितने पूरे करने हैं? अपना ऑक्टेंट पूरा करना है, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 तो इसको पास ऑलरेडी है, 1 इससे ले लिया, यानी 1 इससे ले लिया और 1 इससे ले लिया। तो ये कितने हो गए? 6, और 2 इससे ले लिए ये वाले, तो ये हो गए इसके पास 8। अब देखिए कार्बन के काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कार्बन का कंप्लीट। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1s1 है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास 1 था, ये एक और आ गया 2, 1 था एक और आ गया 2, यानी हाइड्रोजन का भी ऑक्टेंट पूरा। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, 1 2 3 4 5 6। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये आ चुके हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तो आप देखिए एक चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन थे, और उसको 4 और चाहिए थे। लेकिन ये जो हमने जो शेयरिंग की है, इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड का सीधा सा मीन ये होता है कि इससे जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों तरफ काउंट होते हैं। सबसे पहला मेन रूल ये देख लेना, क्योंकि आप सभी को ये कंफ्यूजन होगा कि ये जब हमने इसमें काउंट कर लिया तो फिर वापस इसको इसमें काउंट क्यों कर रहे हैं? तो काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ काउंट होते हैं। तो सबसे बड़ा मेन रूल हमारा यही है। तो इसके बारे में आप यहाँ देख लेना। हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सी बन गई? CH2O। नेक्स्ट, ये सिंगल बॉन्ड के बारे में हमने देख लिया, डबल बॉन्ड के बारे में हमने देख लिया, कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कैसे करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, यानी 3 बॉन्ड से भी ये जुड़ सकता है। अब कैसे जुड़ता है तो वो देखिएगा। अब देखिए कोई ऐसा एलिमेंट लीजिए जिससे ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सके कार्बन, यानी जिसको ट्रिपल बॉन्ड मतलब कितने 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर हो, और 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर किसको होती है? अब पीरियोडिक टेबल में जाइए, वहाँ एटॉमिक नंबर देखिए, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखिए, किसी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी उसको 3 और गेन करना है। तो वही कंपोनेंट हमारा यहाँ पे फिट होगा इस ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल के लिए। जैसे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन जो होता है वो 7 एटॉमिक नंबर होता है,
यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है टोटल 7। और जब 7 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो जब 7 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए 1s, ये उसको पुल कर दो 2 हो गया। नेक्स्ट इसको 2s 2p, तो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचे कितने 3 इलेक्ट्रॉन, इसको हम p के अंदर भर देंगे। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि इसको चाहिए कितने और आउटर मोस्ट सेल में अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जांपल हमारा फिट बैठ रहा है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के साथ हम इसको ऐड कर देंगे। तो नाइट्रोजन का एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो नाइट्रोजन तो ये देखिए अपने पास कार्बन है, अब कार्बन के साथ अपन नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हैं। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और ये 3 4 और ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप ये देखिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी नाइट्रोजन को कितने एलिमेंट चाहिए, नाइट्रोजन को कितने कंपोनेंट चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास कितने 5, तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। इसके पास 2 इसके खुद के है ही है, तो देखिए 5 इसके पास थे 3 और ये इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट ऑक्टेंट पूरा हो चुका है। अब कार्बन की देखिए, कार्बन का जो कंपोनेंट है वो देखिए, कार्बन के 3 तो ऑलरेडी उसके पास थे, 3 और आ चुके हैं, कितने हो गए 6, 1 इसके पास है, अब उसके पास रिड्यूस कितना कमी कितनी की है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास ही मिल सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने किससे ले लिया हाइड्रोजन से। देखिए हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, कार्बन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, नाइट्रोजन के पास हमारे कितने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यानी एग्जाम्पल जो था वो हमारा क्या बना, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो कितने टाइप से जुड़ सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से हमने पूरा इसको डिस्कस कर लिया। आप इसके और भी एग्जांपल अगर यदि आपकी बुक में दे रखे हैं तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में आप उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में कि कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये मैं मिटा रहा हूँ। कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कार्बन की स्ट्रक्चर कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, और उसके पास कितने हैं ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्ट्रक्चर भी 4 इलेक्ट्रॉन जैसी ही बनेगी। यानी कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, अरे बुक में देख के बोल दो चलिए कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए कार्बन ये हमारे पास, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गया, जैसे ये मिल गया हाइड्रोजन, ये मान लीजिए इसको ही मान लीजिए हाइड्रोजन को मान लो, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ पे किसी भी एक चीज़ को हमें बेस बनाना है और बीच सेंटर में हमारे पास कार्बन रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाइए, एक बार तो कार्बन को आप इससे मिलाइए हाइड्रोजन से, तो ये सभी हाइड्रोजन से हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसमें किसी भी एक हाइड्रोजन और एक जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है, इसमें किसी भी एक को बेस बनाइए और उन सबको जो हमारे पीक पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऐड कर दीजिए। यानी ऐसे ये भी आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे, ये और ये इस एक तरह से इससे सामने से जुड़ जाएगा। यानी ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर जो होगी, यानी ये जो हमारे पास एक सामने से जुड़ जाएगा, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये जो एंगल बन रहे हैं, यानी कितने इसमें ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल कितने बन रहे हैं टोटल, बोलिए
इसमें टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, और ये 3, और एक जो हमारा है वो सामने की तरफ है। तो हमें एक्चुअली कितने जो ट्राइंगल है वो दिख रहे हैं? हमारे पास 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब दूसरा, इसके अंदर जो एंगल होता है, यानी ये जो एंगल है, ये वाला जो एक टेट्राहेड्रॉन के अंदर जो एंगल होता है, यानी इस एंगल को अपन ये कह सकते हैं, ये जो ये है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, यानी एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल जो होता है यहाँ पे 109 डिग्री और 28 मिनट का। इसको इस तरह से हम काउंट करते हैं कि 109 डिग्री और 28 मिनट। यानी हमसे पूछा जाए कि कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में एंगल कितना बनता है, यानी जिसको हम बॉन्ड एंगल कह सकते हैं, वो बॉन्ड एंगल बनता है हमारा 109 डिग्री और 28 मिनट का। ठीक है, तो ये हमारे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट हम इसकी एक और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि नेचर के अंदर दूसरा कोई ऐसा कंपाउंड या एलिमेंट नहीं है जिसके पास वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो 6 प्रॉपर्टी हमारी कंडेंसेशन। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कंटेनेशन। कंटेनेशन का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट अपने ही दूसरे एलिमेंट से कितने बार जुड़ सकता है। यानी जैसे हमारे पास हमने स्टडी की थी ऑक्सीजन के बारे में। जैसे आप एक कोई एज एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है, जब ये 2 ऑक्सीजन आपस में ऐड होती है तो हमारे पास O2 बन सकता है। 3 ऑक्सीजन आपस में ऐड होती है तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास नेचर के अंदर फ्रीली स्टेट में पाई जाती है। जैसे ये मोनो ऑक्सीजन हो गई, ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गई जिसको अपन ऑक्सीजन गैस कहते हैं, ये हमारे पास ओजोन गैस हो गई। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि O4 इससे आगे, क्योंकि O3 से आगे, ओजोन से आगे कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। हाइड्रोजन के बारे में हमने स्टडी की, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये गैस, हाइड्रोजन का सिंगल मोलिकुलर मोनोहाइड्रोजन, और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हमने कभी ये H3 वाले एलिमेंट की किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी नहीं की। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 कंपाउंड आपस में एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। लेकिन कार्बन के अंदर ये कंटेनेशन का प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नेचर के अंदर केवल कार्बन के अंदर ही पाई जाती है। कि कार्बन अगर चाहे तो चाहे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे करके वो लगभग आपको, जैसे एज एग्जाम्पल जो आपको आपके माइंड में है मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा फुलरिन नाम का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। उसमें आपने देखा कि कार्बन 16 होता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कितने कार्बन, 60 कार्बन। ऐसे कार्बन 70 भी होता है, कार्बन 80 भी होता है। हमारे पास जो जितने भी सारे पेट्रोलियम कंपाउंड, पेट्रोलियम जेली, ये जितने भी है, जिसमें कार्बन 16 से लेकर कार्बन 14 तक, जिसके अंदर हमारे पास कोयल आ गया, ये चारकोल आ गए, ये सारे कार्बन 16 से कार्बन 14 होते हैं। फुलरिन के हमारे पास हमने पढ़ाई था लास्ट ईयर 8 क्लास के अंदर। तो कार्बन के आपस में जुड़ने की जो प्रोसेस है, इसी को कंटेनेशन की प्रॉपर्टी कहा जाता है। यानी ये केवल नेचर के अंदर कार्बन के अंदर ही पाई जाती है कि एक कार्बन पता नहीं कितने कार्बन से भी जुड़ सकता है, लेकिन ये किसी अदर एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो कार्बन का ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है, क्योंकि दूसरी चीज़ें तो अदर एलिमेंट्स की भी होती है, लेकिन इस एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट की ये जो प्रॉपर्टी है कंटेनेशन, ये किसी भी और एलिमेंट के साथ नहीं पाई जाती। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब उसके बाद अपन स्टडी करते हैं तो कार्बन जो होता है वो किस टाइप से जुड़ सकता है, कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कार्बन किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। तो ये जो आने वाली जो आपकी जो 2 प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जिस तरह से मैंने आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करके बताया था, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, तो वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होता है क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड से ही हम वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं, वहां से हमारे पास ये आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए हाइड्रो, यानी ये वर्ड आ चुका है हमारे पास हाइड्रो, यानी हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी H।
ठीक है। नेक्स्ट कार्बन, तो यानी कार्बन का कार्बन ही होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले जो कंपाउंड होते हैं इनको अपन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद आपकी बुक के अंदर इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, तो दो टाइप से हम इस कंपाउंड को डिवाइड करते हैं, यानी हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन के क्लासिफाइड को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होता है इसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब होता है एसाइक्लिक, और सेकंड जो होता है हमारे पास कौन सा होता है, साइक्लिक। एसाइक्लिक और साइक्लिक क्या होता है, तो साइक्लिक को वो होता है जिस तरह से हमारे पास साइकिल हो, इस तरह से, यानी जिसका फर्स्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में ऐड होते हैं उसको साइकिल कहते हैं। और एसाइक्लिक का मतलब ये मान लो आप ब्रांचेज या चेन, यानी इस तरह से जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब दोनों आपस में अटैच नहीं होते तो उसको एसाइक्लिक कहते हैं, और जिसका पॉइंट अटैच हो जाए उसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसी तरह से हम यही लेंगे, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उसको अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, फर्स्ट एसाइक्लिक और सेकंड जो होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये हमारे पास जो एसाइक्लिक होता है वो मेनली हमारे पास टू टाइप्स का होता है, यानी फर्स्ट सैचुरेटेड और सेकंड जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है वो देखिए। सैचुरेटेड के अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एसाइक्लिक, अब इसको कैसे कहेंगे, सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किन्हें कहते हैं, कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन या कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐड होते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, यानी जो सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड जैसे कैसे CH ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मेनली कार्बन कार्बन के बीच में, जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं लेंगे, मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए दिया है। तो यहाँ पे आप ले लो कि जिस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे ये सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच। कैसे वो देखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, उनको मेनली दो टाइप से हमने डिवाइड किया, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक के दो पार्ट्स होते हैं, सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनके बीच में जो कार्बन जो होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब देखिए साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, वो मेनली दो टाइप के होते हैं। देखिए साइकिल तो है, यानी फर्स्ट चीज तो ये तो है हमारे पास, साइकिल तो है। साइकिल का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ ऐड है। अब ये दो टाइप का होता है, इसको अपन एलिसाइक्लिक कहते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और सेकंड जो है उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर बना के हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ये कार्बन है, इस कार्बन को हम ऐसे ऐड कर रहे हैं, ये हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो गए, टोटल हमारे पास 4 कार्बन हो गए। अब आप देखिए कि ये जो इसका स्टार्टिंग कार्बन है वो इसके लास्ट वाले कार्बन के साथ ऐड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ ऐड है, तो ये साइकिल तो हो गया, साइक्लिक तो हो गया। इसको एलिसाइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे,
जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए सिंगल बॉन्ड है, हमको एनर्जी कम चाहिए। और जब एनर्जी कम चाहिए, हमको एनर्जी कम चाहिए, तो कम एनर्जी चाहिए और ये आसानी से टूट जाएंगे। इसलिए इसके अंदर जो ये जब इसको जलाया जाएगा, जब हम इसको तोड़ेंगे, तो इसके अंदर नॉन स्मोकी फ्लेम यानी नॉन स्मोकी फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एनर्जी कम लगानी है। चूंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, एनर्जी भी कम लगानी है, तो ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए ये नॉन स्मोकी फ्लेम इसको कहा जाता है। तो एलिसाइक्लिक ये होते हैं। अब आप देखिए, ये भी साइक्लिक है। जैसे ये इस तरह से ले लीजिए आप, ये भी साइक्लिक है, लेकिन ये एरोमेटिक साइक्लिक है। कैसे? तो अब ये कार्बन जो है वो देखिए, फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ ऐड है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेंजीन कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को बेंजीन कहा जाता है। और यहाँ पे किसी और कंपाउंड को भी जोड़ सकते हैं। OH फिनोल हो सकता है हमारे पास, NO2 हो सकता है हमारे पास, CH3 भी जोड़ सकते हैं हम, जिसको टोलुइन कह सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है, तो जब इस एलिमेंट को हम इस कंपाउंड को हम जब ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जब एनर्जी चाहिए तो ये आसानी से तो ब्रेक हो नहीं पाएगा। तो ये जब आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो इसके साथ स्मोकी फ्लेम, यहाँ तो नॉन स्मोकी था क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे स्मोकी फ्लेम निकलता है, इसके साथ रिलीज होता है, स्मोकी फ्लेम इसके साथ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन था। एक बार और देख लीजिए इसको। हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने कंपाउंड है, उनको हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ये मेनली टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट एसाइक्लिक और सेकंड साइक्लिक। एसाइक्लिक वो होता है जो एक ब्रांचेस के रूप में या एक चेन के रूप में पाए जाते हैं। साइक्लिक वो होता है जिसमें स्टार्टिंग कार्बन जो है वो एंडिंग कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, यानी ये स्टार्टिंग जो कार्बन है वो इससे जुड़ा हुआ रहता है। एसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है वो मेनली टू टाइप्स के पाए जाते हैं, यानी सेचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसलिए ये नॉन स्मोकी फ्लेम होते हैं। और एरोमेटिक के अंदर जब एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ऐड होता है, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए और ये स्मोकी फ्लेम देता है। इस तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट।